बच्चों, क्लास 12th के अर्थशास्त्र को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई को कहाँ तक पूरा कर पाए हैं, आपको कितना जानकारी प्राप्त हुआ है, इसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर लिखें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। देखिए कि मेरा पढ़ाई कहाँ तक पूरा हो पाया है, कितना और हमको मेहनत करना है। तो हमेशा की तरह इस बार भी कहूँगा कि जो कोई अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। पूर्ति या आपूर्ति नियम की व्याख्या करें, इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं सीमाओं की व्याख्या करें। पूर्ति से आपका क्या अभिप्राय है? पूर्ति के नियम का वर्णन करें, अथवा वस्तु की पूर्ति के 3 कारकों की सूची बनाएं, अथवा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें। इतना तरीका से क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको तो लग रहा है परीक्षा में आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। यदि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि पूर्ति का नियम है क्या। तो जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है, इसे हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं। तो पूर्ति और मूल्य में सीधा संबंध होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने से पूर्ति घट जाती है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। प्रोफेसर डुल्ली के शब्दों में पूर्ति का नियम बताता है कि जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही पूर्ति अधिक होती है और कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। जैसे प्याज का खेती किसान करता है और जब प्याज का उत्पादन होता है तो उस समय बाज़ार में प्याज का रेट कम होता है, दर कम होता है, तो उसको अपने पास रखे रहता है, सोचता है दुर्गा पूजा में दाम बढ़ेगा तब हम उसको बेचेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और दुर्गा पूजा तक प्याज का दाम 20 रुपये 30 रुपये हो जाता है। उस समय प्याज निकालता है तो मूल्य बढ़ने से किसान पूर्ति को बढ़ाने लगता है, या जो भी गोदाम में माल रखा रहता है उसको बढ़ाता है पूर्ति को, तो मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ता है। पूर्ति के नियम को एक अनुसूची द्वारा दिखा सकते हैं, जिसे हम लोग पूर्ति अनुसूची कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत है 1 2 3 4 5 6 और पूर्ति है 100 200 300 400 500 600। इस टेबल के आधार पर हम लोग इस चित्र को बनाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि वाई अक्ष पर हम लोग मूल्य को लिए हैं 1 2 3 4 5 6 और एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा को लिए। अब यहाँ 1 और 100 है, तो 1 और 100 के बीच यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। 2 और 200, तो यहाँ से 2 और इधर से 200 यहाँ बिंदु लगाएंगे। फिर 3 और इधर से 300 पे बिंदु लगाएंगे। 4 और 400 पे बिंदु लगाएंगे। इसी तरह सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमें एक्स एस वक्र प्राप्त होगी, जिसे हम लोग पूर्ति वक्र कहते हैं। तो चित्र में मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती जाती है। हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है। 100 200 300 400 हो रही है मूल्य बढ़ने पर। तथा मूल्य घटने पर पूर्ति भी घटती है। जैसे जब दाम 6 रुपया था तो 600 पूर्ति होता है। जब दाम 6 से घट के 5 हो जाता है तो 500 होता है, तो 100 पूर्ति घट गया। फिर 400, 4 रुपया पर 400 हो जाता है, 3 पर 300 हो जाता है। मतलब मूल्य घटने से पूर्ति घटती जाती है और मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ती जाती है। अतः मूल्य और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति और मूल्य बिंदुओं को मिलाने से एस वक्र प्राप्त होता है, जिसे पूर्ति वक्र दर्शाता है। मान्यताएं। तो उत्पादन के साधनों की पूर्ति मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हुआ कि पूंजी प्रधान तकनीक या श्रम प्रधान तकनीक से अगर उत्पादन हो रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे वो जो तकनीक से उत्पादन कर रहा है उसी से करेगा। फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होता। अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कब पूर्ति ज़्यादा होगा और कब पूर्ति कम होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला वस्तु की कीमत। तो हम लोग जान रहे हैं
कि जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति कम होगा, और जब कीमत ज़्यादा होगा तो पूर्ति भी ज़्यादा होगा। तो वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप वे फर्मों के लिए अधिक लाभदायक हो जाएगी। इसके फलस्वरूप फर्म उनकी अधिक पूर्ति करेगी। इसके विपरीत जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होती वह अपेक्षाकृत कम लाभदायक होगी, इसलिए फर्म उसकी पूर्ति कम करेगी। फर्मों की संख्या, किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है तथा संख्या कम रहने पर पूर्ति कम होगी। ज़्यादा सामान बनाने वाला है दुकान तो ज़्यादा सामान बनेगा। जैसे होटल बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा जलेबी बन रहा है, सबका होटल में जलेबी बन रहा है तो ज़्यादा जलेबी का उत्पादन। कम होटल, 2 होटल है या 1 होटल है तो 1 ही होटल जलेबी बना रहा है। फर्म के उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या रोजगार को अधिकतम करना है तो वर्तमान पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन तकनीक में सुधार होने के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होती है तथा लाभ में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होती है। सरकारी नीति, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप समानता पूर्ति कम होती है। इसके विपरीत अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर सरकार टैक्स लगाता है, वो टैक्स को भुगतान न करके किसी दूसरे पर टाल देता है या दूसरा कोई उसको भुगतान करता है तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जितना भी सामान आप जो बाज़ार से खरीदते हैं सामान को, उसमें लिखा रहता है मूल्य और टैक्स इंक्लूडेड, मतलब टैक्स जोड़ के आपसे मूल्य लिया जाता है। मतलब टैक्स का भुगतान कौन कर रहा है? ग्राहक। वो हुआ अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के फलस्वरूप समानता पूर्ति कम होती है। इसके विपरीत अनुदान मतलब सहायता, जैसे सरकार सब्सिडी दे रहा है, सहायता दे रहा है, तो उससे क्या होता है? प्रेरित होकर पूर्ति में वृद्धि होती है। सीमाएं या अपवाद, भविष्य में कीमतें, जब विक्रेता को इस बात का भय हो कि वस्तु की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है तो वह कम कीमत पर ही अधिक वस्तु बेचने को तैयार होगी। मतलब जब देख रहा है कि जो भी हम सामान रखे हुए हैं या प्याज रखे हुए हैं और प्याज का दाम दुर्गा पूजा तक कम हो जाएगा, जहां हमको अभी 10 रुपया मिल रहा है उस समय 3 रुपया में मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सामान की या प्याज की पूर्ति करने लगेंगे, तो पूर्ति बढ़ जाएगी। कृषि वस्तुएं, प्रायः कृषि की वस्तुओं के उत्पादन पर भी यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि उनकी पूर्ति मूल्य बढ़ने पर एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती है। जैसे टमाटर का सीजन है नहीं है और हम टमाटर का कोई मांग करता है तो क्या होगा? उसकी पूर्ति हम लोग अचानक से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये सीमाएं हैं। पुराने स्टॉक की सफाई, जब व्यापारी पुराने स्टॉक खत्म करके नई वस्तुओं का स्टॉक रखना चाहता है तो वह कीमत कम करके अधिक वस्तु बेचेगा। सेल 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 देखते हैं कोई त्यौहार में या दुर्गा पूजा तब सब दुकान में सेल लगाता था। जूता का सेल 165 रुपया में ले जाइए, 100 रुपया में ले जाइए। तो ये क्या हुआ? पुराने स्टॉक का सफाई कर रहा है जिसके कारण वह कम दाम पर भी वस्तु को निकाल दे रहा है। कलात्मक वस्तुएं के संबंध में भी यह नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ चित्रों की कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा का पेंटिंग बना दिया, एक ही पीस बनाया, अब उसका करोड़ों में डिमांड है, करोड़ रुपया उसका मान लीजिए मूल्य है, लेकिन वो पेंटिंग फिर दोबारा नहीं बन सकता। लियोनार्डो दा विंची तो अब चला गया, अब कौन बनाएगा? तो जो लियोनार्डो दा विंची जो पेंटिंग बनाया उसका दाम 1 करोड़ रुपया। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कलात्मक वस्तु होते हैं उसका मूल्य बढ़ने पर भी हम उसका पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। अगला क्वेश्चन, पूर्ति लोच की अवधारणा स्पष्ट करें। निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ति वक्र खींचें। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 1 या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। तो सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। तो हम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग इसका चित्र कैसे बनाएंगे? तो ये
जीरो से अगर एस वक्र जा रहा है तो इसका मतलब है कि पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी, ई एस बराबर 1। और यदि पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से शुरू होकर ऊपर की ओर जा रही है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी, मतलब सेकेंड वाला। और यदि पूर्ति की रेखा वाई अक्ष से स्टार्ट होकर जा रही है ऊपर की ओर तो हम लोग कहेंगे पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी, मतलब ग्रेटर देन 1। नोट क्या है, नोट को हम लोग जान लेंगे कि ई एस बराबर 1 कब होगा, जब ऊपर को उठने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र उद्गम बिंदु 0 से प्रारंभ होती है। दूसरा, ई एस लेस देन 1 कब होगा, या पूर्ति की लोच इकाई से कम कब होगा, जब ऊपर को उठने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से आरंभ होती है। और पूर्ति की लोच इकाई से अधिक कब होगी, जब ऊपर को उठने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से, यहाँ एक्स अक्ष के जगह पर वाई अक्ष से आरंभ होती है। ई एस ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ऊपर को उठने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र वाई अक्ष से आरंभ होती है। यहाँ पर एक्स के जगह वाई होगा, टाइपिंग एरर है। बच्चों, प्रश्न को समझने में ज़रा भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।